आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पीटीआई के डॉक्टर आरिफ अलवी आज पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हो गए हैं। अपोजिशन जमातों की तकसीम और ख़ास तौर पर जनाब आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हिज़्ब इख्तिलाफ से मुसलसल मुत्तहदा हिज़्ब इख्तिलाफ से मुशावरत के बगैर जनाब एतजाज़ अहसन की नामजदगी ने भी डॉक्टर आरिफ अलवी की कामयाबी को यकीनी और आसान बनाया, जिसके लिए पीटीआई के रहनुमा बाज़ मुबस्सरीन के नज़दीक जनाब आसिफ अली जरदारी के शुक्रगुजार हैं। सदर ममलिकत के इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलीज़ में पोलिंग हुई और गैर हतमी सरकारी नताइज के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी को 353 इलेक्ट्रल वोट मिले। मुस्लिम लीग नून और 5 अपोजिशन जमाती के उम्मीदवार मौलाना फजल रहमान ने 185 और पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार जनाब एतजाज़ अहसन को 124 इलेक्ट्रल वोट मिले। अपोजिशन अराकीन की मजमूई तादाद 307 है, यानी हुकूमती उम्मीदवार को अपोजिशन की जमातों से 46 ज़्यादा वोट पड़े, लेकिन मजमूई तौर पर 27 वोट मुस्तरद भी हुए हैं, जो कि सबसे दिलचस्प बात है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये लोगों ने जान के अपने वोट ज़ाय किए और दरअसल ये वोट हिज़्ब इख्तिलाफ के थे। दिलचस्प बात यह भी है कि अगर सिर्फ सेनेट और कौमी असम्बली के वोट्स की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी को 212 वोट मिले, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को 212 वोट मिले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान सदारती इलेक्शन की जो सियासी मुलाकातों में ऐसा लगा कि पीपल्स पार्टी ने एतजाज़ अहसन साहब पर अपोजिशन जमातों के एतराज़ पर कान नहीं धरे और ना ही कामयाबी नंबर गेम की फिक्र की, बल्कि ऐसा लगा बाज़ मुबस्सरीन के नज़दीक के जरदारी साहब चाहते हैं कि सदारती इलेक्शन पीटीआई को गिफ्ट कर दिया जाए। ये खबरें आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का ख्याल ये है कि अगर जरदारी साहब नहीं चाहते तो आरिफ अलवी किसी सूरत में सदर पाकिस्तान मुंतखब नहीं हो सकते थे। ये बड़ी दिलचस्प बात यह है कि गो के आज मुबस्सरीन के नज़दीक, सोशल मीडिया के नज़दीक डॉक्टर आरिफ अलवी दरअसल आसिफ अली जरदारी की एक अनदेखी मदद की वजह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हैं। गो के उनके ख्यालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब आसिफ अली जरदारी के हवाले से किसी से छुपे हुए ढके हुए नहीं हैं। जरदारी के 10 साल सिंध का सत्यानाश हो गया है। ये वो धरती है जहां दरिंदे फिरते हैं, जहां जरदारी का लैंड माफिया काबिज है, पैसा बनाता है, दुबई ले जाता है। वो लड़की आपको याद है जो ब्रीफकेस में भर भर कर पैसा ले जाती थी, याद है? दुबई को आबाद करने वाले ये चोर हैं जो पैसा यहाँ से ले गए। जिस तरह से इमरान खान ने नवाज के गर्दन में फंदा डाला है, उसी तरह से इमरान खान जरदारी को नहीं छोड़ेगा। अब आई है तेरी बारी, अब आई है तेरी बारी। आज की तारीखी डेवलपमेंट, पाकिस्तान के 13वें मुंतखब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट, मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपके इल्म में है अनगिनत पॉलिटिकल एनालिस्ट, सोशल मीडिया, सब क्रेडिट इस बात का कि डॉक्टर आरिफ अलवी पीटीआई पूरी इस इलेक्टोरल कॉलेज में माइनॉरिटी में होने के बावजूद ये इलेक्शन जीती है, तो उसकी वजह पीपल्स पार्टी को करार दिया जा रहा है। देखिए, मुझे बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तासुर क्यों आ रहा है सोशल मीडिया में, एनालिसिस में। इसके बिल्कुल बरक्स है जो ट्रूथ है। मैं आपको बहैसियत एक सिंसियर पार्टी वर्कर बताना चाहती हूँ कि एतजाज़ अहसन का जो नाम फ्लोट हुआ है वो प्रपोज्ड नाम था, और उसको जो जब ये मिल बैठे तो मौलाना साहब को ये रोल दिया गया कि आप मुत्तहिद करें अपोजिशन को इस इशू पर, इस नाम पर। लेकिन उन्होंने, या जो दूसरी तरफ PMLN ने, मैं समझती हूँ कि वो उन्होंने गेम खेली है और उन्होंने एक स्टबर्न या एक डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कैसे अगर आप खुद एक नाम प्रपोज कर दें तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगी कि जो मेजॉरिटी पार्टी है अपोजिशन की वो उसको मान ले? पहले तो आप ये एक, या तो किसी कंबाइंड मीटिंग के अंदर बैठ के कोई एक नाम सामने आता, वो तो प्राइम मिनिस्टर के लिए शहबाज शरीफ का नाम आया था जिसको पीपल्स पार्टी ने पहले वोट नहीं दिया,
फिर अब अगर ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, ये आपने कैसे अस्यूम कर लिया कि आप एक नाम देंगी और फिर सब उसको मान लेंगे? इसमें कहाँ से आपको इसकी कमिटमेंट नजर आती है कि आप वाकई उनको जितवाना चाहती थी? देखिए, इनिशियली ये प्रपोज्ड नाम था, लेकिन जब इन्हीं के क्वार्टर से मेरे ख्याल से इनके फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि ये अपॉलॉजी करें, तो ये एक बड़ी सियासी जमात जिसकी जमहूरियत के ऊपर इतनी जदोजहद हो, और ख़ुद एतज़ाज़ अहसन का किरदार ऐसा है कि वो हर पॉलिटिकल मूवमेंट में डट के उन्होंने मुकाबला किया है डिक्टेटरशिप्स का, उसूल परस्त वो सियासतदान है। उनके लिए जब आप ये बात करें तो इंटरनली पार्टी में इस स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ बहुत रिजेंटमेंट थी। दूसरी जो रिजेंटमेंट हुई वो ये कि जिसको हमने सालिसी बना के भेजा वो ख़ुद उम्मीदवार बन गए। और मौलाना साहब की अगर आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुने जो कल रात 11 बजे के बाद उन्होंने की, उसमें उन्होंने बहैसियत एक सालिसी करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात की कि मुझे आसिफ जरदारी साहब से मैं मिला और मैंने उनको ये ऑफ़र किया या उन्होंने मुझे कहा कि आप शहबाज शरीफ के साथ बात करें। तो जब वो कैंडिडेट थे तो उनको ये क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो फिर सालिसी का भी किरदार अदा करते? तो ये, और तीसरी बात ये कि PMLN ने अपना क्यों नहीं उम्मीदवार दिया मैदान में, अपना क्यों नहीं नॉमिनेट किया जब वो लार्जेस्ट। तीसरी बात ये है कि खुद PMLN जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, मगर मैडम देखिए, स्पीकर आपके स्पीकर को PMLN ने वोट दिया लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट को आपने वोट नहीं दिया। ये आप देखें ना कि कितना बड़ा ये एक। मेरा एक सवाल है, आपने क्यों नहीं उनके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को वोट दिया? आपके तवस्सुत से ये मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ PMLN से कि मुत्तहिद ऑपोजिशन का लीडर कौन है, और इस मुत्तहिद ऑपोजिशन को लीडर बनाने में क्या पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा नहीं किया? क्या हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साइन नहीं किया? खुर्शीद शाह साहब ने साइन नहीं किया? तो क्या उन पर जिम्मेदारी नहीं आती कि वो ऑपोजिशन को मुत्तहिद करें? और अगर एक स्टेप पीछे हट जाते, अगर हमारी जिद अगर थी तो उनकी भी जिद थी, उनकी भी ये जिद थी कि क्या भी हो जाए एतजाज अहसन साहब को नहीं। अब फ्यूचर में क्या तो पीपल्स पार्टी एक एग्रेसिव ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी, एक पैसिव ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी, लेकिन इसकी ब्रांडिंग तो एक एक्सट्रीमली पैसिव ऑपोजिशन की हो गई? आपके सामने ये सारी चीज़ें इस वक्त। नहीं, हरगिज़ नहीं। देखिए, मैं ये बार बार हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि इश्यूज़ की ऑपोजिशन और होती है और इलेक्शंस कुछ और होती है। जब इलेक्शंस की बात होती है तो इंटरनल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आ जाती है, इंटरनल पार्टी के डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। आपको पता है कि हमारे वर्कर्स बिलखुसूस पंजाब में शहबाज शरीफ ने अपनी हुक्मरानी जो दौर है, हमारे वर्कर्स बहुत विक्टिमाइज हुए हैं। वो हरगिज़ नहीं, एक लेवल तो ऑफकोर्स उनके जो ये डायलॉग बाजी थी, जो उन्होंने बुरा भला कहा, वो एक लेवल था, और दूसरे हमारे वर्कर्स जो हैं वो सख्त नाराज़ हैं PMLN से, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों में लेकिन अल्फाज तो आपको पता है कि जो इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए, डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्तेमाल किए, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकती आप किसी से। आसिफ जरदारी साहब, हमने आरिफ अलवी की तो बात ही नहीं की। आज अगर आपने हमारे चेयरमैन का स्टेटमेंट देखा हो कि उन्होंने अगर उनको मुबारकबाद दी है तो उनको कॉशन भी किया है और उनको रिमाइंड भी किया है कि इनका माजी में रोल क्या रहा है जब उन्होंने पार्लियामेंट के आगे धरने दिए, जब उनकी एक टेप जो ही वो फ्लोट हुई जिसमें उन्होंने PTV के इंस्टॉलेशंस के ऊपर बात की है कि वो कैसे वहाँ गए हैं, कैसे PTV को बंद कराया है। मैं इन बातों को रिपीट नहीं करना चाह रही, लेकिन हमने तो उनको एक तरफ से जब मुबारकबाद दी है, दूसरी तरफ से उनको कॉशन भी किया है। हमने अपनी पार्टी, जो इलेक्शन होती है, पार्टी अपने इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल डिसीजन मेकिंग को और वर्कर्स को साथ लेके जाती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ऑपोजिशन जो है इश्यूज के ऊपर मुत्तहिद नहीं है। बिल्कुल आज भी हमारी प्रायोरिटी, कल जब चेयरमैन साहब ने हमें खिताब किया पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में, तो उन्होंने ये दोहराया कि हमारी पहली ये डिमांड होगी कि इलेक्शंस की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब ना भागें,
उनको इसको पार्लियामेंट में लेके आना पड़े। डॉक्टर नफीसा शाह हमारे साथ मौजूद थी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अमेरिका के वजीर खारजा, अफवाज के सरबरा पाकिस्तान पहुँचेंगे। पाक अमरीकी ताल्लुकात में बेपनाह जमूद है। देखना यह है कि कल क्या होता है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। खारजा ताल्लुकात के हवाले से और अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात में जारी जमूद के हवाले से कल बहुत अहम दिन है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पेओ और अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल जोसेफ डनफर्ड कल पाकिस्तान पहुँचेंगे और मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उनकी मुलाकातें होंगी। और इस हवाले से अमरीका और पाकिस्तान का नई हुकूमत के साथ ये पहला बहुत ही वसी एक्सटेंसिव एक एंगेजमेंट होगा, जिसके बाद ये दोनों शख्सियात नई दिल्ली चले जाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान में नई हुकूमत आने के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन कॉल की गुफ्तगू पर इबाम ने सवालात उठाए थे, जिसके बाद अमरीकी कांग्रेस ने इस साल जनवरी में पाकिस्तान की कोएलिशन सपोर्ट फंड के $30 करोड़ भी मुअत्तल कर दिए। लेकिन अब बहरहाल देखना यह है कि कल क्या दोनों मुल्क एक नई इब्तिदा कर सकते हैं या इस सिलसिले में दोनों तरफ कोई ख्वाहिश मौजूद है। याद रहे पिछले साल अगस्त में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी एशिया से मुताल्लिक नई पॉलिसी के ऐलान के वक्त अपनी स्पीच में पाकिस्तान पर दहशत गर्दों की पशपनाही का इल्ज़ाम लगाया था। और 1 साल गुजर गया है, अब तक पाक अमरीकी ताल्लुकात में तनाव बरकरार है। इस अरसे में वाशिंगटन और इस्लामाबाद ने एक दूसरे के एम्बेसडर्स को और अपने जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उनके नकल हरकत पर जो पाबंदियाँ थी वो भी आयद की हैं। इस टेंशन में मज़ीद इजाफा उस वक्त हुआ जब इस साल के पहले ही रोज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की और जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को 15 साल में $33 अरब इमदाद के दिए और बेवकूफ़ी की। पाकिस्तान ने इमदाद के बदले हमें बकौल उनके झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं किया। क्या अब ये सूरत हाल बदलने वाली है? कल इस सिलसिले में क्या कुछ होगा? अमेरिका की जानिब से आला तरीन शख्सियात अहम पैगाम के साथ पाकिस्तान पहुँच रही हैं। लग यही रहा है कि भरपूर टेंशन है जिसमें कि ये अमेरिका से दोनों शख्सियात पाकिस्तान पहुँच रही हैं। इमरान खान हुकूमत के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पहली फॉरेन अफेयर्स के हवाले से इंगेजमेंट है। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका में और दुनिया के कई अहम दारुल हुकूमतों में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जनाब अली सरवर नकवी से। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। जमूद है और कितना इम्कान है कि जो अमेरिका से मैसेजेस आ रहे हैं या इशारे आ रहे हैं कि ये जमूद बरकरार ही रहेगा? क्या हमारे लिए टेक अवेज हो सकते हैं? क्या बेहतरी हो सकती है कल की मुलाकात में? कल की जो गुफ्तगू होगी उसमें क्या चीज़ को हम समझेंगे कि ये बेहतर रहा है? देखिए, आपने जैसा कि ख़ुद अभी बताया है कि हम पाकिस्तान अमेरिका बाहमी ताल्लुकात में सख्त जमूद की एक सिचुएशन है और इसमें ये देखना होगा कि दोनों फरीक क्या पोजीशन लेते हैं। हमारे यहाँ नई हुकूमत आई है इमरान खान साहब की और वो हुकूमत ख़ुद मुख्तारी और अपनी एक आज़ाद और इनफरादी पोजीशन के ऊपर बहुत ज़ोर दे रही है। तो जब ये माइक पॉम्पियो और जोसेफ डनफर्ड पाकिस्तान आ रहे हैं, जब इनसे गुफ्तगू होगी तो मेरा ख़्याल है कि हमारी हुकूमत अपनी पोजीशन को वाज़े कर देगी और बताएगी कि ये हमारे साथ जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। मसलन ये कि कोलिशन सपोर्ट फंड जिसका आपने ज़िक्र किया कि वो $300 मिलियन उन्होंने जो हमारे रोक दिए हैं, वो पैसे दरअसल एक तरह का रीइंबर्समेंट होता है। वो हमें कोई एड नहीं मिल रही, कोई असिस्टेंस नहीं मिल रही। हमें हमारे जो फैसिलिटीज़ को वो इस्तेमाल करते हैं, रोड हमारी और पोर्ट हमारे जो बंदरगाह से सामान उनका जाता है और जो हमारे सड़कों पे उनके ट्रांसपोर्ट जाती है, उसके एवज़ में हमें ये पैसे दिए जाते हैं। ये सब अफ़गानिस्तान उनका वहाँ पे नकवी साहब हम देख रहे हैं अमरीकी तकब्बुर एरोगेंस जो है वो हमें नज़र आता है। वो कहते हैं कि हाँ मगर हम नहीं देते, हाँ हम आपसे जो है वो सर्द महरी का ताल्लुक़ रखते हैं। आज तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सदर ट्रंप ने मुबारकबाद नहीं दी है, कोई कॉल उनकी तरफ से नहीं आई है।
तो अमेरिका की सर्द मेहरी भी है और उसमें एक तकब्बुर भी है जो वाज़े तौर पर नज़र आता है। तो हम कैसे जोश के बजाय होश से काम लें और उस सिलसिले में हमें करना क्या चाहिए? अब हमें उनसे एक तो अपनी पोजीशन, अपने मौक़िफ़ को वाज़े करने की सख्त ज़रूरत है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई उनसे कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं। वो ग्लोबल ताकत है, आलमी ताकत है और बहुत बड़ा मुल्क है, और अमेरिका से हमें बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा भी है, तालीम में और हेल्थ के सेक्टर में, इन फील्ड्स में उनकी असिस्टेंस भी हमें मिलती है। तो वो हमें उनको अपनी पोजीशन वाज़े करनी होगी और फिर उनसे बात खुल के करनी होगी कि अब नई हुकूमत आपके साथ जो ताउन दिखाएगी उसके एवज़ में हमें उनके तरफ से बेहतर एक रवैया की तवक्को है। और वो इस वक्त तो देखिए ना, पहली मुलाकात में कोई फ़ैसले तो नहीं होंगे, लेकिन पोजीशंस क्लियर हो जाएंगी तो उसके वजह से बेहतरी आगे चलकर आ सकती है। हमें अमेरिका से कोई दोस्ती ख़ास नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम की हुई है। तो इसलिए अमेरिका इस वक्त वैसे भी हमारी तरफ कोई ज़्यादा माइल नहीं है। लेकिन जो फेयरनेस का तकाज़ा है, जो एक सही रवैये का तकाज़ा है, उसके हिसाब से उनको हमारे साथ जो गुफ्तगू करनी है उसमें हम अपनी पोजीशन को वाज़े करेंगे और फिर उनसे कहेंगे कि ये रवैया हमारे साथ। साहब, हमारी इस गुफ्तगू में अमेरिका के साथ इस एंगेजमेंट में हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमें अपनी वीकनेसेस का तो पता है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम उनको अभी भी जो ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ग्लॉक जो कहलाता है, यानी कि हमारे सरजमीन से उनकी ट्रांसपोर्ट जाती है, हमारे एयर स्पेस से उनके ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जाते हैं, और फिर उनको हमारी बंदरगाह की फैसिलिटी मैसर है। तो अब इस वक्त रूस से उनके ताल्लुकात बहुत सर्द हैं। तो वो जो नॉर्दर्न लाइन का पहले उन्होंने इस्तेमाल किया था, अब वो नॉर्दर्न रूट भी जो शुमाली रास्ता था वो भी अब उनको आसानी से नहीं मिल सकेगा। इसलिए हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम अफ़गानिस्तान में जब तक अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं, हम अमेरिका के लिए अहम रहेंगे, और फिर दूसरे अफ़गानिस्तान में जो सियासी मसला है उसको भी हल करने में पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। तो हमारी ये चीज़ें हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जिसमें कि हम उनको अगर सही तरह से डील करें तो हम बेहतरी ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली सरवर नकवी। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे हक्कानी नेटवर्क पूरे अमेरिका में, मगरिब में उसका एक गलबा है, उसका एक नाम है। उसके बानी जलालुद्दीन हक्कानी इंतकाल कर गए हैं। जलालुद्दीन हक्कानी की एक बड़ी तारीख़ है। रूस के दांत उन्होंने खट्टे कर दिए अफ़गान जहाद के दौरान। अब उनके बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका के नाक में दम कर चुके हैं। इसकी बात करते हैं हक्कानी नेटवर्क के बानी के हवाले से कमर्शियल ब्रेक के बाद। मुमकिन है सब यहाँ। Everything is possible here. इतना सब कुछ थी सकते दिल ता हर से मुमकिन थी। मुमकिन है सब कुछ है थे। एदा हर चीज बुत कान ठीक है सामना मुमकिन है जान हर जग मुमकिन है। इतने सारा के शोर साईं इतने सब कुछ मुमकिन। अमेरिका कहता है अफ़गानिस्तान में उसकी कामयाबी को नामुमकिन बनाने में सबसे बड़ा किरदार बकौल उसके अफ़गान हुकूमत, अफ़गान तालिबान के हक्कानी नेटवर्क का है। हक्कानी नेटवर्क के बानी जलालुद्दीन हक्कानी के बारे में खबर आई है कि कल उनका इंतकाल हो गया है। जलालुद्दीन हक्कानी ने अफ़गान जिहाद के हवाले से रूस के ख़िलाफ़ जो अफ़गानिस्तान में जहाद हुआ उसके वह कलीदी किरदार थे। रूस की नाकामी में और रूस की अफ़गानिस्तान में शिकस्त में जलालुद्दीन हक्कानी और उनके तालिबान का, दूसरे तालिबान का एक बहुत बड़ा हाथ था। आज उनके साहबजादे सिराजुद्दीन हक्कानी हक्कानी नेटवर्क को लीड करते हैं और अमेरिका कहता है कि उसकी कामयाबी अगर अफ़गानिस्तान में नहीं हुई है, उसे मुसलसल नाकामी का सामना है, तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क पर आती है। अफ़गान तालिबान ने जनाब हक्कानी के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। अफ़गान तालिबान ने आज अपने ट्विटर अकाउंट पर जलालुद्दीन हक्कानी की मौत का ऐलान करते हुए कहा कि वो एक अरसे से बीमार थे, पीर को उनका अफ़गानिस्तान में इंतकाल हो गया।
जलालुद्दीन हक्कानी गुज़िश्ता 10 साल से बीमार थी। उनकी मौत की खबर 2015 से गर्दिश कर रही है। इत्तलात के मुताबिक वो फालिज और दीगर इलनेसेस की वजह से चलने फिरने से कासिर थे। जलालुद्दीन हक्कानी 1980 के दहाई में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ने वाले अफ़गान जंगजुओं के एक निडर और बेबाक कमांडर के तौर पर पहचाने जाते थे। इस दौरान उन्होंने और उनके साथियों ने मुबैना तौर पर अमरीका से इसलाह हासिल किया। तरबियत और माली वसाइल जो थे वो अमरीका फराहम करता रहा था जनाब जलालुद्दीन हक्कानी और उनके साथियों को। तालिबान ने उन्हें अपनी हुकूमत में वज़ीर मुकर्रर किया था। तालिबान का हिस्सा बनने के बाद जलालुद्दीन हक्कानी के हामी जंगजुओं को हक्कानी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है और इसी हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए अमरीका डू मोर का मुतालबा पाकिस्तान से मुसलसल करता रहता है। जलालुद्दीन हक्कानी के बारे में हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हक्कानी नेटवर्क की बुनियाद सोवियत यूनियन मुखालिफ जंगजू कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी ने रखी थी। 1970 से 90 के अवाखिर तक जलालुद्दीन हक्कानी फाटा की एजेंसी जनूबी वज़ीरिस्तान में भी रहे। सोवियत फ़ौज के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत में हक्कानी को वज़ीर इंसाफ बनाया गया। सोवियत इनखला के बाद अफ़गान खाना जंगी, तालिबान तहरीक और काबुल पर कब्ज़े में हक्कानी का अहम किरदार रहा। 1995 में जलालुद्दीन हक्कानी बाकायदा अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का हिस्सा बन गए। हक्कानी को कबायली इलाकों का वज़ीर मुकर्रर किया गया और मुल्ला उमर का तख्ता उलटने तक ये वजारत उनके पास रही। जलालुद्दीन हक्कानी के 3 बेटों सिराजुद्दीन हक्कानी, खलीलुर रहमान हक्कानी और अनस हक्कानी हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हक्कानी नेटवर्क की सरबराही सिराजुद्दीन हक्कानी के पास है। कहते हैं कि जलालुद्दीन हक्कानी और उनके बेटों ने नौशहरा के दारुल उलूम हक्कानिया से तालीम हासिल की। दारुल उलूम हक्कानिया से भी जहाद अफ़गान के जंगजू कमांडर से इजहार हमदर्दी किया जाता रहा है। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं, पेशावर जाएंगे जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक यूसुफ़ज़ई। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक यूसुफ़ज़ई साहब। वो हक्कानी नेटवर्क जिससे अमेरिका आज सबसे ज़्यादा मुतासर है, हम कह सकते हैं, वो कहता है कि हमारी नाकामी में सबसे बड़ा हाथ हक्कानी नेटवर्क का है। जलालुद्दीन हक्कानी का इस हक्कानी नेटवर्क से बराह रास्त अब कोई ताल्लुक़ उस तरह का नहीं था, ऑपरेशनल या रोज़मर्रा का ताल्लुक़। खुद 2009 में जब मैंने सिराजुद्दीन हक्कानी जो इस वक्त हक्कानी नेटवर्क के सरबराह है, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि सबसे पहले उन्होंने तालिबान को ऑर्गेनाइज़ किया और जब उन्होंने तालिबान के साथ राबिते शुरू किए तो उस वक्त लोग काफ़ी सहमे हुए थे और कोई भी अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वसाइल नहीं थे, लोग कुछ गिरफ़्तार थे, कुछ अंडरग्राउंड चले गए थे। तो मेरे ख़्याल में ये जो स्ट्रगल शुरू हुई थी, आर्म स्ट्रगल अफ़गानिस्तान में, और ये ख़ुद उन्होंने दावा भी किया था सिराजुद्दीन हक्कानी ने, तो अमेरिका के ख़िलाफ़ सबसे पहले जो मुज़ाहिमत शुरू हुई थी वो खोस्त से शुरू हुई थी और यही हमला हक्कानी नेटवर्क ने किया था। तो चूँकि इनके काफ़ी रवाबित है, इनका जो कबीला है पख्तिया से इनका ताल्लुक़ है, ज़दरान कबीला पश्तून का बहुत बड़ा कबीला है, तो इसलिए उनको उन्होंने बहुत सपोर्ट दी। और ये जो तीनों सूबे हैं, खोस, पख्तिया, पख्तीका और फिर लोगर और काबल तक, इन्होंने सब तालिबान को ऑर्गेनाइज़ किया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि ये चूँकि बीमार थे, इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो फिर उन्होंने तंजीम की जो बागडोर थी अपने जो दूसरे बड़े बेटे थे सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि खलीफा के नाम से भी पहचाने जाते हैं, उनके हवाले कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो दुनिया, कामरान खान के साथ। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि सिंध में बाअसर करप्शन के मुल्ज़मान के लिए सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक रेस्ट हाउस का काम करते हैं। गिरफ्तारी के कुछ अरसे के बाद ये तमाम बाअसर लोग किसी न किसी अंदाज से किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाते हैं, सरकारी या प्राइवेट, और फिर उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी मामूल के मुताबिक गुजरती है। अमीर कबीर कैदी जेल के बजाय अस्पताल के लग्जरी कमरों में रहते हैं, बल्कि वहाँ उनकी ऐश व इशरत का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। तमाम बाअसर मुल्ज़मान के कमरे इस बात की गवाही देते हैं, वहाँ पे आमद व रफ्त इस बात की गवाही देता है और किसी चीज़ की कमी नज़र नहीं आती।
हफ्ते को एक ऐसा ही इंकशाफ हुआ, बल्कि कन्फर्म हो गया, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस मियां साकिब निसार ने कराची के ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां नैब करप्शन केस में ज़ेर हिरासत मुलजिम और रुकन सिंध असम्बली शर्जील मेमन के लिए सब जेल करार दिए जाने वाले प्रेसिडेंशियल स्वीट में, जो कि उस वक्त उनके लिए सब जेल था, शराब की बोतल बरामद हुई और पूरा माहौल ऐसा था जिसको देख के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शशदर रह गए। मगर ये कोई नई बात नहीं थी सिंध वालों के लिए, मीडिया वालों के लिए। इस किस्म के मुल्ज़मान का यही समा है जो कि देखने में आता है और जो खुद बचश में खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने देखा और उनकी निगाहों से पूरी पाकिस्तान ने भी देख लिया। मुझे क्या पता था इसमें क्या है क्या नहीं। शराब तो इसमें नहीं थी, उसमें एक में शहद थी, एक में आयल थी। हमने तो इस वक्त एविडेंस जो है वो कस्टडी में ली है, उसमें कुछ बोतलें भी हैं, कुछ और एविडेंस सीसीटीवी से भी मिली हैं। आपके छापे पे कुछ लोगों ने तनकीद भी की। मैंने तो सब जेल जाके देखा था, हॉस्पिटल नहीं देखा। आप जोर से बोलो, जेल भी है, ये चेक कर देंगे। जोर से बोलो यार, डरने नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ऑलिव ऑयल है ना, चमक रहा है ना ये। ऑलिव ऑयल है, चमक रहा है, इसलिए जैसे कि किसी को अंदाज़ा नहीं है कि इस कमरे में क्या था, क्या हो रहा था। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये वो मंजर है, ये वो सबूत है जो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हासिल किया। और आप देखते हैं कि किस अंदाज से इसको अब तबाह किया जा रहा है या इसको ख़त्म किया जा रहा है या इसका रुख मोड़ा जा रहा है। शर्जील मेमन 19 मई से ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के इस कमरे में शाहाना क़याम किए हुए हैं, जो कि इस हॉस्पिटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट है। 3.5 महीने क़याम की शर्जील मेमन ने अस्पताल को अब तक एक इतलात के मुताबिक 52 लाख रुपए कैश अदायगी की है। 19 मई से अब तक 52 लाख रुपए कैश की सूरत में वो अब्बासी ज़ियाउद्दीन अस्पताल को अदा कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शर्जील मेमन के खून के सैंपल ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के अमले ने लिए हैं और जिसको अब इस सबूत के लिए पेश किया जा रहा है कि दरअसल उनके खून में शराब थी ही नहीं, जैसे वो शराब पीते ही नहीं हैं। शर्जील मेमन को जानने वाले इस पूरे दावे पर कहे लगा रहे हैं। अखबार आगा खान हॉस्पिटल के मुताबिक उनको खून के जो सैंपल भेजे गए उन पर शर्जील मेमन का नाम लिखा था। आगा खान हॉस्पिटल ये कंफर्म नहीं कर सकता कि ये दरअसल खून शर्जील मेमन के जिस्म से ही लिया गया था। हॉस्पिटल ने यानी आगा खान हॉस्पिटल ने कहा कि उसे ये नमूने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से मिले थे और इन नमूनों पे शर्जील मेमन लिखा हुआ था। अब शर्जील मेमन के कमरे से शराब की बोतलें मिलने का मामला एक नया रुख इख्तियार कर गया है। टीवी की नई फुटेज में एक शख्स को अस्पताल में शराब की असल बोतल छुपाते हुए देखा जा सकता है और इन बॉटल्स को पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। ये अभी हमारे पास खबरें हैं, जबकि DIG जावेद उडो की सरबराही में तहकीकाती कमेटी ने शवाहिद ज़ाय किए जाने का शुबा जाहिर किया है और केमिकल एग्जामिनर्स की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए हैं। यह आपके इल्म में होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़बरदस्त एक्शन के बाद, जिसे हर सूरत में ज़बरदस्त एक्शन कहना चाहिए, रंगे हाथों वहाँ पे ये तमाम बरामदगी हुई थी। शर्जील मेमन ने बिल्कुल डिनाई नहीं किया था कि ये शराब की बोतलें नहीं हैं, ये शराब की बोतलें वहाँ से मिली थी। उसके बाद से अब जो ट्विस्ट हुआ है उस ट्विस्ट में ये बताया गया है कि एक शराब की बोतल में दरअसल शहद था। शर्जील मेमन शहद को शराब की बोतल में रखते थे और वो जो ऑलिव ऑयल पिया करते थे उसको भी एक दूसरी शराब की बोतल में रखते थे। ये नहीं पता चला कि शहद और जो ऑलिव ऑयल का जो असल बोतलें थी वो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया करते थे, उन असल बोतलों में उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन ये पूरे मामले पे अब बाकायदा शुबात हैं और बहुत ही ठोस शुबात सामने आ रहे हैं कि पूरे मामले को बदल दिया गया है और इसका इजहार एडिशनल IG अमीर शेख ने आज एक गुफ्तगू में भी किया है। टेम्परिंग विद द एविडेंस, कि आप जो सबूत है
उसको आपने ज़िया किया है उसका, या उसके साथ स्पॉयल उसको किया है, उसके तहत उन तमाम असिस्टेंट सुप्रीम जेल हो गया या दीगर जेल को काम, उनकी इंटरव्यू जारी है, उनसे इंटरव्यू किया जा रहा है कि जो नज़र आ रहा है इसके सवाल जवाब टू रीच टू द ट्रुथ। तफ्तीशी कमेटी जो CCTV फुटेज या बाकी इंटरव्यू से या वो बातें सुनेंगे, जो अपनी राय वो कायम करेंगे, वो हतमी होगी। अभी तो उन्होंने शकों को शुबात इस बात में जाहिर किए हैं कि शायद सबूत के साथ खेला गया है, उसके साथ दे टेम्पर्ड विद द एविडेंस। यही वो शुबा है जो हर पाकिस्तानी को आज है, जो इस पूरी सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह से जानता है, जिसका बरमिला इजहार आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान जिसका इजहार किया। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के कमरे में शराब के नमूने बदल दिए गए। शर्जील मेमन ने खुद भी शराब से इनकार नहीं किया था। शर्जील ने बस ये कहा था ये बोतलें उनकी नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तमाम कन्फेशन, ये तमाम बातें जो हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से की गई थी, और दीदा दिलेरी की इंतहा देखिए कि अब इसको सबको तब्दील कर दिया गया है। एक बोतल में बता दिया गया है कि इसमें दरअसल जैतून का तेल था, ऑलिव ऑयल था, एक में शहद था, और गोया के ये बात शर्जील मेमन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नहीं कह सकते थे कि शराब की बोतलों में दरअसल वो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं और एक बोतल में वो शहद इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस बात का इजहार आज चीफ जस्टिस ने किया। उन्होंने कहा कि मैं शर्जील मेमन के कमरे में शहद की कोई बोतल देखकर नहीं आया था, ना ही मैंने बॉटल्स में मौजूद मवाद की तस्दीक का नहीं कहा था, लेकिन मेरे जाने के बाद शराब की बॉटल से जैतून का तेल निकल आया और शहद भी निकल आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को पता है कि बाद में किस तरह और किसके कब्जे में नमूदे बदल दिए गए हैं। ये सिंध हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि जो जन्म ले रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अब इसकी भरपूर तहकीकात हो रही है। आज एक और केस की समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी सिंध मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान ने भी चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए टेस्ट रिपोर्ट को मशकूक करार दिया। चीफ सेक्रेटरी ने अदालत में कहा कि लगता है कि रिपोर्ट में टेम्परिंग हुई है। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में हर बड़ा आदमी बीमार होकर हॉस्पिटल चला जाता है। मैं कई जेलों का दौरा कर चुका हूं और अब सब जेल देखना चाहता था, मगर कराची में शर्जील मेमन जिस सब जेल में कैद थे वो अस्पताल का कमरा दरअसल एक प्रेसिडेंशियल स्वीट लगता था। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि सब जेल मेरिट होटल से ज़्यादा लग्जरी थी, लेकिन फिर भी ये शोर मचा हुआ है कि मैंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनका मकसद शराब पकड़ना नहीं था, उन्हें कार्रवाई करनी होती तो खुद नमूने कब्जे में लेकर आगे भेजता। इस वक्त खून के टेस्ट कराता और उसी वक्त मुतल्लिका मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करा देता। चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि अगर सिंध हुकूमत दुरुस्त तहकीकात में ताउन नहीं करती तो दूसरे सूबों में केसेस चलेंगे। ये बहुत अहम आज ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दी, क्योंकि जो माहौल इस वक्त सिंध में है करप्शन के केसेस का, उसके मुल्ज़मान का, और जिस तरह से उनको सिंध में ट्रीट किया जाता है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इसीलिए बड़ा मौजूद रिमार्क दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि अब इन केसेस को सिंध से मुंतकिल करना पड़ेगा। और यकीनन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये एक्शन कि वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में गए उस सब जेल को देखने के लिए और पूरे पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि सब जेल सिंध में करप्शन के मुल्ज़मान के लिए किसको कहा जाता है, यकीनन ये एक बहुत ही इसकी तहसीन होनी चाहिए और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यह इशारतन भी इंकशाफ किया कि इस आला कैदी की रातों को जो गुफ्तगू होती है वो भी अदालत को पता है। वहाँ सब जेल में ये भी गुफ्तगू होती है कि किसको पकड़वाना है, किसको छुड़वाना है। चीफ जस्टिस ने इस अज़म का इजहार किया कि अब इन्हें पंजाब लाएंगे और यहाँ भी अदालतें मौजूद हैं। आपको बताते चले कि शर्जील मेमन पर करप्शन को कोई मामूली केस नहीं है, बल्कि नैब रेफरेंस के मुताबिक शर्जील मेमन पर इल्ज़ाम है कि उनकी सरपरस्ती में महकमा इत्तलात सिंध में सरकारी इश्तहारों में 5 अरब 76 करोड़ रुपए की अदायगी में भरपूर करप्शन हुई है। शर्जील मेमन को बैरून मुल्क भी पाकिस्तानियों के गुस्से और तनकीद का सामना रहा है। जब वो लंदन में मौजूद थे, तकरीबन 2 साल खुद साख्ता जिलावतनी के बाद जब वो पिछले साल 18 मार्च को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था, मगर अगले ही रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें हिफाजती ज़मानत मिल गई थी। शर्जील मेमन को पिछले साल 1 नवंबर से सिंध असम्बली में लाया गया था। उनका पुरजोश खैर मकदम किया गया था। इस पीपल्स पार्टी के ऐवान में उन पर फूल निछावर किए गए थे और सिंध असम्बली में शर्जील मेमन को गिरफ्तार करने पर नैब के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर की गई थी और हैदराबाद जब वो पहुंचे तो उनकी ताजपोशी की गई थी। 23 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट ने शर्जील मेमन की जमानत मुस्तरद की और फिर वो हो गए गिरफ्तार। और मगर उससे बचने के लिए शर्जील मेमन 5 घंटे तक हाई कोर्ट में इधर उधर छुपते रहे और बिल आखिर
वहां पर उनको गिरफ्तार किया गया, मगर जैसे ही वो नैब के दफ्तर पहुंचे उनकी तबीयत बिगड़ गई और अगले दिन से वो हॉस्पिटल पहुंच गए। नैब के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। ये बहुत ही पुरस्कार बात थी कि जो शख्स चंद मिनटों पहले तक हशाश बशाश 5 घंटे तक हाईकोर्ट में इधर उधर छुप रहा था, नैब के दफ्तर में पहुंचते ही बीमार हो गया और चंद घंटों के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गया। और शर्जील मेमन का वो सफ़र जो कि जब वो हुकूमत में थे, जब वो सिंध हुकूमत के स्याह सफ़ेद के मालिक थे, कराची हो या सिंध के बड़े शहर हो, वहाँ पे शर्जील मेमन का नाम और उनका पता चलता था। वहाँ से जो उनको ब्रेक मिला था थोड़ा सा, वो फिर एक बार फिर रिस्टोर हो गया, क्योंकि वो नैब में चंद घंटे रहने के बाद हॉस्पिटल मुंतखब हो गए और उसका वो शहाना स्टाइल शुरू हो गया जो बिल आखिर उस टूटा पिछले इतवार को, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके कमरे के अंदर पहुंच के इस सब जेल को अपनी आंखों से देखा और पूरी कौम को दिखाया। शर्जील मेमन की बड़ी दिलचस्प कहानी है। ओए, पाकिस्तान से पैसे चोरी करके इधर आ गया है? Tell me the truth, how much you took? बता ना, what relax? What do you mean? You want me to call the police? He's a thief. He's a thief. This guy is a thief. Took money from Pakistan. वकील साहब जो कहेंगे वो करेंगे। नहीं, वकील मुकला तो कह रहे हैं, हमने तो मशवरा दिया था। तकरीबन 10 महीनों से शर्जील मेमन मुसलसल जेल के बजाय जना और क्लिफ्टन में वाक़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क़याम पजीर हैं। और जो स्टाइल है वो आपने भी देखा है, पूरी कौम ने देखा है। और हमने सिर्फ अभी आपको बताया कि 19 मई से जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में है, इसके लिए जिस प्रेसिडेंशियल स्वीट को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तक 52 लाख रुपए कैश वो उसकी अदायगी कर चुके हैं। इस हवाले से अब इस दौरान उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। उनके हल्के में शानदार और महंगी तरीन इलेक्शन मुहिम चलाई गई। कहा यह जाता है कि सिंध में सबसे ज़्यादा पैसा शर्जील मेमन की कैंपेन पर खर्च हुआ। उसकी तस्वीरें, उस कैंपेन की तैयारियाँ, नई नवेली गाड़ियों के फ्लीट जो मुख्तस हुए थे, शर्जील मेमन ने मुख्तस किए थे अपनी कैंपेन के लिए, उनकी तस्वीरें पूरे पाकिस्तान ने देखी। लेकिन उसी में इलेक्शन कैंपेन उन्होंने लड़ी और बासानी इलेक्शन जीता। परसों चीफ जस्टिस के हुक्म पर उन्हें जेल मुंतकिल किया गया और आज जेल से ही सदारती इलेक्शन में वोट डालने के लिए शर्जील मेमन सिंध असम्बली में लाए गए। एक नया सफ़र उनका शुरू हुआ है। देखना यह है कि अब की बार वो जेल में कितने दिन रहते हैं और जेल में जहां वो रहते हैं वो क्या उस प्रेसिडेंशियल स्वीट से मुख्तलिफ रिहाइश गाह है जो कि उनके लिए मैसर थी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। लेकिन फ़िलहाल जो कुछ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दौरे के बाद हुआ, जिस तरह सिंध हुकूमती हरकारों ने इस पूरे मामले का रुख ही पलट के रख दिया, इसकी तहकीकात हो रही है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमाल साहब, हमें इख्तियार खोकर भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि नवीद जनाब शर्जील मेमन के केसेस के हवाले से भी हमें बताएंगे, हुकूमत सिंध का रिस्पांस भी देंगे। नवीद, आप ये बताइएगा कि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई है और कितनी ईमानदाराना इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि ये सिंध हुकूमत के ही लोग हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस का पकड़ा हुआ सारा सबूत जो है उसको तहस नहस करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल कामरान साहब, अगर तहकीकात की बात करें तो पुलिस पर दोहरा दबाव था। एक तरफ सिंध हुकूमत का दबाव किसी हद तक उन पर था और एक तरफ चीफ जस्टिस का विज़िट जो है एक दबाव की हैसियत रखता था। पुलिस ने इसमें जो तहकीकात की हैं उसमें ये बात वाज़ेह हुई है कि टेम्परिंग की गई है, जो शवाहिद हैं उन्हें ज़ाया करने की कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस के विज़िट के बाद जो है एक बंदा शुक्रदीन वो नीचे उतरा, जो CCTV में देखा जा सकता है। नीचे उतरने के बाद उसने पार्किंग में ले जाकर ये मेलोल जो है इसको चेंज किया। एक और शख्स जो
इसमें जो जाम अली है वो वहाँ पर पहुँचा और उसने वहाँ पर जो है शहद और दीगर चीज़ें इसमें मुंतकिल की और उसके बाद इसको दोबारा ऊपर लेकर आया गया। इस तमाम वाक़े के दरमियान 15 से 20 मिनट का वक्त था। ये तमाम CCTV पुलिस ने हासिल कर ली है और पुलिस के मुताबिक ये शवाहिद जो है ज़ाया किए गए हैं। इस अस्पताल में ही बाकी मानदा शराब की बोतलें छुपाई गई जो पुलिस ने बादज़ा बरामद कर ली और पुलिस ज़राए के मुताबिक वो बोतलें पुलिस की तहवील में हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस ने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। केमिकल एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट पर जो सर्विसेज अस्पताल में की गई उनका पुलिस का कहना है कि वो जो है शफाफ नहीं है और उसमें भी जो है ऐसा लगता है कि हक़ाइक़ छुपाए गए हैं। पुलिस ने अभी इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ इस सिलसिले में कोई और डेवलपमेंट है? और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना पाकिस्तान इस सिंध में, ख़ास तौर पे ये जो पुरतायुश हॉस्पिटल के कमरे जो हैं ये सब जेल जो बना दिए जाते हैं और इसके साथ फिर जेल का अमला पूरा मिल के जो ये तमाम सहूलतें फराहम करता है, जिस जो अंदाज शर्जील मेमन ने हम के हवाले से हमने देखा, इसके बारे में बताइए। और ये भी बताइए कि चीफ जस्टिस साहब जिना हॉस्पिटल भी गए थे जहां वो AG मजीद को उन्होंने उनके कमरे में नहीं पाया था और उसके बाद फिर वहां पर भी एक तहकीकात का आगाज़ हुआ है और चीफ जस्टिस साहब को बताया गया कि वो दरअसल MRI के अंदर लेटे हुए थे, इसलिए कोई उनको देख नहीं सकता, ना कोई उनके बारे में कोई और मालूमात दे सकता है। उस तहकीकात की क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल, गिरफ्तारियों की अगर बात की जाए इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 7 लोग जो है इसमें शामिल तफ्तीश हैं, जिसमें 2 कोर्ट पुलिस के एहलकार, 3 जो है जेल पुलिस के एहलकार और 2 शर्जील मेमन के ज़ाती मुलाजिम हैं। तमाम लोग जो है वो ज़मानत पर हैं। 205 के तहत इनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है और केस में जो है तरमीम करके इसमें नई दफ़ात भी शामिल की जा रही है, जिसमें हक़ाइक़ मस्क करने की दफ़ात भी शामिल हैं। आपने बात की जिना अस्पताल की, चीफ जस्टिस ने वहाँ का विज़िट भी किया और वहाँ पर जो है AG मजीद मौजूद नहीं थे। उनके बारे में बताया गया कि वो जो है कमर की तकलीफ़ में तो MRI करवाने के लिए गए हुए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने वहाँ उस हवाले से भी जो है वहाँ पर भी जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई की हिदायत नहीं की। अगर नैब के कैदियों की बात की जाए तो नैब के तमाम लोग करोड़ों रुपए अरबों रुपए की करप्शन में होते हैं। जेल का जो डॉक्टर होता है वो लिख कर देता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमाल। इख्तियार खोकर साहब, पहले ये बताइएगा शर्जील मेमन साहब का जो केस है बेसिकली नैब का केस है, बहुत बड़ी करप्शन का केस है और दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले नैब की तहवील में ये सिंध हाई कोर्ट से जैसे ही गिरफ्तार हुए थे, मगर चंद घंटे 2 से 3 घंटे ये नैब में रहे और उसी वक्त नैब ने इनको अस्पताल ट्रांसफ़र कर दिया इनकी शिकायत पर। वो दिन और आज का दिन ये नैब की तहवील में नहीं गए। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है ना। और ये क्या केस है जिसमें बिल आखिर इनकी गिरफ्तारी हुई थी और मगर नैब ने फिर इनको अस्पताल मुंतकिल करा दिया? हाँ जी खान साहब, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। नैब ने इनको सिर्फ ये एक रात जो है ना, रात के चंद घंटे नैब के पास रहे और उसके बाद दूसरे दिन ये चले गए कोर्ट, मतलब अदालती हुक्म से ये चले गए अपने जेल में। एक दिलचस्प बात यह है कि ये केस जो है ना, इसको तकरीबन 1.5 बरस हो गया है और तकरीबन 10 माह से शर्जील मेमन भी गिरफ़्तार है। अब 1.5 बरस से ये केस जो है ना कोर्ट में चल रहा है, एहसाब अदालत में चल रहा है। एक मतलब अभी तक उस मामले का कोई फ़ैसला नहीं आ रहा, तो इस पर भी काफ़ी तशवीश है। यहाँ जो लोग इस मामले से ताल्लुक़ रखते हैं वो ये कहते हैं कि 1.5 बरस अगर एक केस चले जिसमें अगर तो ये तो एक फेल्यूर नैब का भी है और ख़ुद अदालत के लिए भी सवाल पैदा होता है कि 1.5 बरस तक इतना अहम केस जो है ना क्यों चल रहा है। बाकी जहाँ तक आपने इससे बात की इस केस के तफसीलात की, तो इस केस के तफसीलात ये है कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो साबका दौर था 10 साल, उसमें उन्होंने कोई 6.25 अरब रुपए की इस स्पेशल इश्तिहारी मुहिम चलाई थी और इसमें इल्ज़ाम यह है कि इसके लिए जो सिलेक्शन हुई थी एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ की, उसके लिए कोई मुकाबले का टेंडर नहीं होता। बगैर टेंडर के एक मखसूस आदमी जो इनाम अकबर जिसका नाम है उसके वो भी इस केस में नामजद है, उसकी एडवर्टाइजिंग कंपनी को ये ठेका दे दिया गया था और ना महकमों से पूछा गया, ना इसका कोई मीडिया प्लान बना, ना ही ये हुआ कि अच्छा साहब इसके अलावा भी शर्जील मेमन तो पूरे सिंध में बड़ शहरों में स्याह सफ़ेद के मालिक थे ना, चाहे कराची की बिलबोर्ड माफिया हो, चाहे वाटर टैंक माफिया हो, चाहे ज़मीनों के मामलात हो, सिक्का तो शर्जील मेमन का चलता रहा ना या सालों। जी बिल्कुल खान साहब, देखें ना शर्जील मेमन पे सिर्फ ये केस नहीं, महकमा इतलात का एक दूसरा ऑटोमेशन का केस है, वो भी नेब में रेफरेंस, वो भी अदालत में चल रहा है। एक दूसरा जो मामला था वो ज़मीनों का, जिस तरह आपने जिक्र किया कि हैदराबाद में HDA जो है उनकी ज़मीनों का एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, अरबों रुपए की ज़मीन का स्कैंडल था। वो मामला नेब में ज़ेर तहकीकात है, आज तक उसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई।
तो शर्जील मेमन साहब जो है ना वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो आला क़यादत है उसके अहम जो फ्रंट मैन है उनमें उनका शुमार होता है। और ये अभी जेल में थे, जेल में ये महकमा सर्विस वर्क्स एंड सर्विसेज के मामला चलाते थे। पिछली हुकूमत में वजीर तो इमदाद पिताफी थे, लेकिन उनके ठेके, उनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इंजीनियरिंग की वो तमाम जो है ना शर्जील मेमन करता था। और आज भी शर्जील मेमन जो है ना जेल में है, लेकिन सिंध हुकूमत में काफ़ी बासर है उसके मामला चलाने में। बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर। नवीद कमाल हमारे साथ थे। ये है शर्जील मेमन का जज्बे का रुख आपने देखा, मगर आज ही के दिन एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। कुछ ही इसी नौयत का मामला हो गया है। PTI की हुकूमत के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान के खिलाफ नैब ने रेफरेंस फाइल कर दिया है। नंदीपुर केस में डिले का सवाल है। 27 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को मुबैना तौर पे बाबर अवान की गफलत की वजह से नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ा एक सेटबैक हुआ है PTI गवर्नमेंट के लिए। इस पर हम बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। PTI हुकूमत को आज एक बड़ा सेटबैक मिला है जब नैब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान के खिलाफ नंदीपुर पावर प्लांट मंसूबे में ताख़ीर से होने वाले नुकसान पर रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि बाबर अवान ने नैब रेफरेंस दायर होने के बाद उनको इस मुशीर पार्लिमानी उमूर के ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। और इमरान खान कैबिनेट से ये पहली कैजुअल्टी है जो सामने आई है और इल्ज़ाम भी है मुबैना तौर पे करप्शन का, और नैब का बाकायदा रेफरेंस दायर हो गया है। नैब रेफरेंस के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, साबिक वज़ीर क़ानून बाबर अवान समेत दीगर मुल्ज़िमान की गफलत की वजह से नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट 2 साल इसमें ताख़ीर हुई, जिससे कौमी ख़जाने को 27 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाबर अवान साहब की PTI में शमूलियत से कबल खुद इमरान खान कई बार इशारा कर चुके थे उस वक्त अपोजिशन के एक अहम लीडर की हैसियत से कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है, वो इस मामले को नैब में लेकर जाएंगे। वो नंदीपुर का जो पावर प्रोजेक्ट है वो इश्तिहारों में बड़ा कामयाब हो गया, वो 3 दिन के बाद बंद हो गया, और ये इतना बड़ा स्कैम है। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अब नैब में लेके जाएगी ये जो नंदीपुर में फ्रॉड हुआ है। नंदीपुर का जो केस है ये इतना बड़ा ये डाका है इस मुल्क के ऊपर। 22 अरब का प्रोजेक्ट, एक तो हमें फिगर्स भी सही नहीं मिलती। एक तरफ आ रहा है 68 अरब पे पहुंची है, एक तरफ आ रहा है कि 100 अरब क्रॉस कर गया, हमें नहीं पता। लेकिन हम डिमांड करते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इंटरनेशनल लेवल की ऑडिट करवाई जाए। हुकूमती ज़राए ने अब से थोड़ी देर कबल हमें बताया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया है कि न सिर्फ ये कि उनकी हुकूमत इस मामले से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ रहेगी, बल्कि नैब की इस केस की तहक़ीक़ात में और इस मुकदमे में मुकम्मल तौर पर मावनत करेगी। और इमरान खान की ही हिदायत पर अब बाबर अवान अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं। ये केस हर लिहाज से पाकिस्तान में करप्शन की और मिस गवर्नेंस की एक बड़ी मिसाल है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो गुज़िश्ता दौर हुकूमत थी उसमें जो इल्ज़ामात उसमें लगे वो संगीन तरीन इल्ज़ाम में ये नंदीपुर केस जो था, पावर प्रोजेक्ट था, ये बहुत अहम इल्ज़ाम था जिसकी गूंज आज तक हम सुनते रहे हैं। हमारे एक प्रोग्राम में हमारे साथ इंटरव्यू में जनाब शहबाज शरीफ ने, उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब ने, इसकी तफसीलात हमारे साथ शेयर की। बाबर अवान के बारे में सुप्रीम कोर्ट के कमीशन ने फैसला किया कि नंदीपुर के असल मुजरिम ये हैं। एक तो 18 नहीं बल्कि 30 अरब का मंसूबा था जिसकी बिडिंग हुई नहीं। ये इतना बड़ा जुर्म है जिसका हिसाब नहीं कि आप 30 अरब रुपया कौम का एक मंसूबे पे लगाएं और बगैर बिडिंग के। इससे बड़ा कोई जुर्म हो सकता है? चलो वो हो गया। उसके बाद 3 साल कराची पोर्ट पर वो मशीनरी वो गलती सड़ती रही, अरबों रुपए की मशीनरी चोरी हो गई और गल सड़ गई, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि बाबर अवान रिश्वत जो अमाउंट मांग रहा था उसको नहीं मिली और इस तरह वो ताख़ीर अपना हुई। वो आज बाबर अवान वाइस प्रेसिडेंट है PTI के और फिर रहे हैं, सियासी एक्टिविटी कर रहे हैं। किसी ने पूछा उनको? बाबर अवान साहब का कहना यह है कि उन्हें दिफा का मौका नहीं दिया गया और अब वो भरपूर तरीके से अपने केस का दिफा करेंगे। तमाम इल्ज़ामात की बाबर अवान ने तरदीद भी की है। इस मौजू में मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब। क्या रोल रहा बाबर अवान साहब का ये केस? जब भी नंदीपुर केस का जिक्र आया है हमेशा
कई सालों से बाबर अवान साहब का नाम इसमें हमेशा एक मरकज़ी किरदार की हैसियत से सामने आता रहा। बाबर अवान साहब इसकी तरदीद करते, मगर इल्ज़ामात हैं क्या? कामरान साहब, बाबर अवान साहब पे जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि जो मशीनरी नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पर नस्ब करनी थी, उसका एक NOC, उसकी क्लियरेंस जारी करनी थी वजारत कानून ने, लेकिन वजारत कानून के पास जब ये फ़ाइल गई तो बाबर अवान साहब ने उस फाइल को आगे नहीं, उस पे प्रोसेस नहीं किया, उसकी अप्रूवल नहीं दी और बार बार बाबर अवान साहब को रिमाइंड करवाया जाता रहा। जो नायब रावलपिंडी की डिप्टी डायरेक्टर हैं अस्मा चौधरी, उन्होंने जुमरात के रोज़ भी बाबर अवान साहब से कन्फ्रंट किया था कि 2 दफ़ा तहरीरी तौर पर आगाह किया गया था वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री की तरफ से भी, और उन्हें कहा गया था कि इस फाइल को निकाल दें, इसकी क्लियरेंस जारी कर दें और इस पर कोई फैसला दे दें। तो इस बात का मौसर तरीके से कोई जवाब नहीं दे सके थे बाबर अवान, जिसकी वजह से नैब ने ये फैसला कर लिया था कि ये अब रेफरेंस दायर करना है और उसकी वजह से ये रेफरेंस दायर किया गया। साथ ही साथ कामरान साहब, इसमें एक और मामला ये है कि ये मामला कमोबेश 5 साल से लटका हुआ है और 2 साल तो खुद नैब रावलपिंडी ने एक फ़ाइल भेजी हुई थी नैब हेडक्वार्टर्स में और उसमें बाबर अवान साहब का नाम था। तो उस मामले में भी डिले आई है नैब की तरफ से भी, एक तो नंदीपुर प्रोजेक्ट में डिले आई, एक उसकी तहकीकात में भी डिले आई। तो ये दोनों तरफ मगर दिलचस्प बात बहरहाल है कि अब इस पर रेफरेंस जो फाइल हुआ है ये उस वक्त फाइल हुआ और बड़े ही एक अपसेट है, ये सेटबैक है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उसी वक्त कैबिनेट पे ये इमरान खान साहब की कैबिनेट के मेंबर हैं बाबर अवान, उस वक्त इन पे रेफरेंस फाइल हुआ। हालांकि चार्जेस मौजूद थे लेकिन खान साहब ने उनको अपनी कैबिनेट पे तो बहरहाल शामिल किया था। जी कामरान साहब, बिल्कुल कैबिनेट में शामिल भी किया था। हमारी इतलात के मुताबिक बाबर अवान इस्लामाबाद से एक मौके पर इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें बावजूद इलेक्शन के लिए टिकट नहीं जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और ख़ुद इमरान खान को भी इस बात का इल्म था कि बाबर अवान पर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात हैं, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से भी और कुछ और हवालों से भी बाबर अवान पर इल्ज़ामात की इतलात इमरान खान के पास मौजूद थी। मगर उसके बावजूद उन्होंने बाबर अवान को इसलिए भी अपनी काबीना का हिस्सा बनाया क्योंकि बाबर कुछ अहम केसेस थे जो खुद इमरान खान की ज़ात के हवाले से थे, उनकी पैरवी कर रहे थे। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत में भी बाबर अवान, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो पेश होते रहे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इन्होंने शामिल किया था। लेकिन आज एक अच्छा ज़ाहिर इक़दाम है जो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया और उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद सैयद हमारे साथ मौजूद है। कमर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे हुकूमत का सबसे बड़ा इस वक्त मिशन ये है कि पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क असासे, जिसको कि कैटेगराइज़ किया गया है लूटी हुई पाकिस्तानी दौलत, उसको पाकिस्तान वापस लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस सिलसिले में काम कर रही है, लेकिन बैनुल अक़वामी क़वानीन के माहिर, टैक्स माहिरीन कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल अमल होगा और इस सिलसिले में बेहतर अमल क्या हो सकता है और मुश्किल अमल क्यों है, ये सब कुछ पूछेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इमरान खान हुकूमत ने इक़्तिदार में आती ही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क रखी गए रकूम और असासे वापस लाने के लिए हंगामी इक़दामात शुरू किए हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी बैरून मुल्क असासों की वापसी के लिए बनाई गई टास्क फोर्स पहले ही काम कर रही है। लेकिन सवाल इस वक्त ये है, माहिरीन के नज़दीक इन असासों को गैर कानूनी कैसे साबित किया जाएगा और क्या इमारात और बरतानिया जैसे ममालिक या स्विट्ज़रलैंड में ये आसानी या असासे वहाँ से बासानी वापस लाए जा सकते हैं या ये नामुमकिन होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल ही एक इजलास के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मौजूदा क़वानीन में तब्दीली का फैसला किया और इसके लिए अटॉर्नी जनरल की सरबराही में एक कमेटी भी कायम की, जिसमें स्टेट बैंक, FBI, FIA और कस्टम्स के हुक्काम शामिल किए गए हैं। इसी इजलास के दौरान सेक्रेटरी कॉमर्स और FBI हुक्काम ने कौमी ख़जाने को मनी लॉन्ड्रिंग से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी, जबकि हवाला हुंडी रोकने के लिए क़वानीन में तब्दीली की सिफारिशात भी पेश की हैं। याद रहे कि मुल्क के मौजूदा क़वानीन के तहत खुसूसन नवाज दौर में साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसाक डार की जानिब से हटाए गए बनाए गए प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 के तहत तमाम फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को किसी भी तहकीकात या तफ्तीश से मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। पाकिस्तान से किसी भी अंदाज की रकम पाक ले जाई जा सकती है और लाई जा सकती है, इस पर कोई सवालात नहीं थे। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और बैरून मुल्क से लूटी गई रकूम वापस लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक टास्क फोर्स भी बना चुके हैं, जिसका ऐलान उन्होंने हुकूमत में आने के बाद अपने पहले ही खिताब में किया था। हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, वो अभी मैं उसका ऐलान करूंगा
कि जो पाकिस्तान के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं मुल्क से, हमने पूरी एक हाई पावर टास्क फोर्स बनानी है, हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान में। जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है कि हर साल इस मुल्क में 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यानी कि 1000 अरब इस मुल्क से चोरी होकर बाहर जाता है। ये हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये हैं असल इस मुल्क के मुजरिम। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों के गैर मुल्की असासे वापस लाने के लिए एक टास्क फोर्स चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार ने भी कायम रखी है, जिसने 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा कराई है। रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तानियों की UAE में 150 अरब डॉलर की जायदाद और असासे हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जॉइंट टास्क फोर्स गैर मुल्की असासों की मिल्कियत तस्लीम करने वालों से मनी ट्रेल की वजाहत और बयान हल्फी तलब करेगी, जबकि असासों की मनी ट्रेल पेश न करने वालों पर असासे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि असासे वापस लाने की कार्रवाई का आगाज़ दुबई से किया जाएगा, जिसके लिए FIA, FBR और NAP पर मुश्तमिल जॉइंट टास्क फोर्स कायम की जाएगी, लेकिन असासों की वापसी के लिए UAE हुकूमत से बाहमी कानूनी ताउन की दरख्वास्त करनी होगी। बैरूनी असासों की वापसी के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के सरबराह बैरिस्टर शहजाद अकबर का कहना है कि 3 माह के अंदर बैरून मुल्क से असासों की वापसी के लिए फैसला कुन इक़दाम कर लिए जाएंगे। मगर ये इक़दाम क्या होंगे, किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे और कितनी इसमें मुमकिनात हैं, ये शायद आसान अमल ना हो। इसके लिए हमने माहिरीन को दावत दी है, एक पैनल तरतीब दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हारून अख्तर खान, साबिक हुकूमत में वो मुशीर ख़ास रहे हैं, वज़ीर आज़म के टैक्स अमूर पे और इन अमूर के माहिर हैं। हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक है, टैक्स अमूर के बैनुल-अक़वामी असासों के अमूर के माहिर हैं, और हमारे साथ बैरिस्टर अमजद मलिक ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से, जो कि इंटरनेशनल लॉज के माहिर हैं। ये पैनल हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात ने हमें ज्वाइन किया है। फरमाइएगा, पहले हारून अख्तर साहब, ये 2 अमल है। एक तो ये कि जो पाकिस्तानियों के असासे मुल्क के बाहर हैं, जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं या बैंक अकाउंट्स हैं या दूसरे एसेट्स हैं, उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है, लूटी हुई रकम। पाकिस्तान से लूटी हुई रकम बाहर जो गई है, किस हद तक ये एक्यूरेट टर्मिनोलॉजी है इन असासों के हवाले से? कामरान खान साहब, पहली बात तो ये है कि अगर लूटी हुई रकम आसानी से बाहर के मुल्क से वापस ला सकते थे, तो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जापान ये क्यों नहीं अभी तक ला सके? और फिर इनको क्या ज़रूरत थी कि 125 कंट्रीज़ मल्टीलैटरल कन्वेंशन OECD की सपोर्टेड जो है ऑन टैक्स मैटर्स के सिग्नेटरीज बनते? इसकी फिर क्या ज़रूरत थी कि अमेरिका फॉरेन अकाउंट्स टैक्स कंप्लायंस एक्ट लेके आता? लिहाजा ये लूटी हुई दौलत, पहली बात तो ये है कि वापस लाना एक बड़ा मसला है। ये मसला ज़रूर है कि अगर टैक्स इवेडेड मनी बाहर के मुल्कों में है, तो फिर ये मल्टीलैटरल कन्वेंशंस एक्टिवेट होती हैं, वो हो चुकी है। इसमें सिर्फ टैक्स पर्पसेस के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, और उस पे ऊपर फिर जो रेजिडेंट कंट्री है, जो कंट्री इंफॉर्मेशन रिसीव कर रही है, वो इसके ऊपर टैक्स लगा सकती है। वो ये दौलत वापस नहीं ला सकती। और लूटी हुई दौलत का मतलब है कि आपको एक कोर्ट में कन्विक्ट करना पड़ेगा कि ये दौलत लूटी हुई है, या ये करप्शन की दौलत है, या ये और किसी क्रिमिनल ऑफेंस की दौलत है। और फिर वो केस आपको बाहर की मुल्क में लेके जाना पड़ेगा, जहां बाहर की अदालत देखेगी कि ये उनके कवानीन के मुताबिक वाकई लूटी हुई है, उसके अंदर कोई पॉलिटिकल बायस तो नहीं शामिल, और उसके बाद एक बहुत ही लंबे प्रोसेस से शायद वो लूटी हुई दौलत वापस आ सके। अच्छा डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप बताइए, पहले भी हम आपसे कई बार इस मौजू पे बात कर चुके हैं, हालिया दिनों में भी बात हुई थी। ये एक क्या ये बात सही है जो माहिरीन बार बार कहते हैं कि आइडेंटिफाई करना कि ये पाकिस्तानियों के एसेट दुबई में है या लंदन में है या स्विट्ज़रलैंड में है या किसी और जगह पर है, वो तो एक अमल का हिस्सा हो सकता है, और ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उससे अमल हो सके, लेकिन इसको वहाँ पे मुंजमद करा देना, इसको पाकिस्तान वापस ले आना, मुंतकिल करा देना इन घरों को, इन जायदादों को, इन रकूम को, दुबई के फ़्लैट्स को, ये तकरीबन नामुमकिन अमल है। क्या ये तासुर सही है? जिस दौलत का वो जिक्र फरमाते रहते हैं, उसके साथ जो उन्होंने अल्फाज
बना लिए हैं वो ये हैं कि दरअसल ये पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स या पॉलिटिकली एक्सपोज्ड लोग या जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज थे, उन्होंने बावजह करप्शन ये पैसा बनाया। ज़रूरी नहीं पाकिस्तान से ले गए हों, बाहर की बैग्स भी लिए जा सकते हैं, वो बाहर से ही उनको मिल गया हो। अब ये ऐसा बड़ा इल्ज़ाम है कि जिससे आप ये कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ का सियासी इंतज़ामी ढांचा ऐसा था जिसके अंदर इस तरह की मनी जो थी वो जनरेट हो रही थी। तो फिर आपके पास कोई ऐसे सबूत होने चाहिए जो नाकाबिले तरदीद हों और जिसको पहले आपकी किसी अदालत ने उसके बारे में ये वाज़े तौर पर सबूत लेकर उसको साबित कर दिया हो, तो फिर ही आप किसी मुल्क को बता सकेंगे कि ये असासे हैं, ये उस अदालत का हुक्मनामा है। अब आप रिस्ट्रेन ऑर्डर पहले इशू कीजिए, फ्रीज़ कीजिए, फिर उसको यहाँ भिजवाइए। ये इस तरह के जो गैर ज़िम्मेदाराना बयान हमारे सियासी लोग देते रहते हैं, बिला मकसद सोचे हुए, इंटरनेशनल लॉज को समझे बग़ैर, और कि बस ऐसे कोई लो हैंगिंग फ्रूट है, जाएंगे 2 जंपें लगाकर ले आएंगे। तो इस तरह की दौलत जिसका वो जिक्र करते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक और आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर क्राइम एंड ड्रग्स का जो एक इनिशिएटिव है स्टोलन, उसके तहत तो एक पूरा प्रोसीजर है कि आप कैसे जाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। तो ये तो ऐसे हमारे यहाँ तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इसमें एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि लंदन में जो पाकिस्तानी मौजूद है, खासतौर पर जनाब इसाक डार, हुसैन नवाज शरीफ, हसन नवाज शरीफ, इसके बारे में नई हुकूमत का और बैरिस्टर शहजाद अकबर जो इस टास्क फोर्स का, प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स के सरबराह है, उन्होंने ये दावा किया है कि आइंदा चंद महीनों के अंदर, अगले 2 से 3 महीनों में ये तमाम लोग वहाँ गिरफ्तार भी हो जाएंगे, पाकिस्तान मुंतकिल भी हो जाएंगे। पहले इस दावे को हम आपको सुनाते हैं। सिंपल सी बात है, जो फीडबैक मुझे लंदन से मिला है फॉर एक्स्ट्राडिशन, बड़ी ही विलिंगनेस है, लॉ आपके फेवर में है, और स्पेशली वो केसेस जो यहाँ पे बाकायदा राइप हैं, जो कोर्ट की तरफ से जिनके इश्यूज़ हुए हैं, जिनमें बाकी को एक्यूज़ को सज़ाएं हो चुकी हैं, उनकी एक्स्ट्राडिशन में तो कोई देरी नहीं होनी चाहिए। वो जो प्रोसीजर होता है वहाँ का, वो फॉलो होने के बाद एक्स्ट्राडिशन हो जानी चाहिए। सिर्फ इशू ये है कि पिछली गवर्नमेंट में उसको पुश ही नहीं किया गया था, अब इस गवर्नमेंट में इसको पुश किया जाएगा, एक्स्ट्राडिशन होगी, एंड दैट इज़ दी ओनली वन पार्ट। ट्रीटी नहीं है, लेकिन ट्रीटी का होना लाजिम नहीं है। 2 रजीम्स होती हैं ट्रीटी में, एक कैटेगरी है और उसकी सेकंड कैटेगरी है जहाँ पे हम UNCAC के चूँकि सिग्नेटरी हैं दोनों, उस रजीम में आप उनसे मांग सकते हैं। और हसन, हुसैन और इसाक डार, तीनों को लाना जो है वो कोर्ट ऑर्डर्स हैं। बहुत बड़ी लोगों की कन्फ्यूजन है कि जी फलाना ब्रिटिश नेशनल है, ऐसे हरगिज़ नहीं होता। नेशनैलिटी इज़ नॉट अ हर्डल। आई थिंक 2 to 3 months इज़ अ मैक्सिमम। बरतानवी कवानीन के माहिर बैरिस्टर अमजद मलिक हमारे साथ लंदन में मौजूद है। बैरिस्टर साहब, आपने ये दावा भी सुन लिया है, बरतानी कवानीन के हवाले से बताइए, क्या ये मुमकिन है कि ये तीनों शख्सियात गिरफ्तार हो जाएँ, एक्स्ट्राडाइट हो जाएँ, पाकिस्तानियों के असासे जो लूटी हुई दौलत बताई जा रही है वहाँ पर फ्रीज़ हो जाए, पाकिस्तान वापस मुंतकिल हो जाए? बहुत शुक्रिया कामरान। आई थिंक विशफुल थिंकिंग है, इतना आसान नहीं है। एक तो आपको पहले आपका कोई सेंटेंस प्रिजन एंड कन्वेंशन का एक आपका मुआदा है और आपका कोई हवालगी मुलजमान का कोई मुआदा नहीं है। दूसरा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत वीक है पाकिस्तान में। बरतानिया किसी को भी पाकिस्तान के हवाले करते वक्त वो मंदरजात ज़रूर मद्देनजर रखेगा कि आया एक्यूज को फेयर ट्रायल मिलेगा, आया कोई टॉर्चर तो नहीं होगा और ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा। और फिर जब आपका मुआदा नहीं है तो आप इंटरपोल के जरिए आएंगे। इंटरपोल के जरिए जो पिछला तजर्बा है, वो मुशर्रफ हो, अल्ताफ हुसैन हो, हुसैन हकानी हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, वो यही है कि वो पॉलिटिकल रीजंस के ऊपर इंटरपोल एक हद से आगे जाते नहीं और पाकिस्तान को इतनी सुनवाई या इतना जो है रेमेडी मिलती नहीं है। बरतानिया के साथ भी इनका इस तरह का ही मामला है। बरतानिया जो है वो सिंपैथेटिक है कि मुल्क से बाहर अगर कोई प्लंडरिंग करता है, पब्लिक वेल्थ बरतानिया में लेके आता है, तो उसका बिल्कुल तावन होना चाहिए और केस टू केस बेसिस पे हुकूमतें आपस में तावन भी करती हैं। लेकिन जनरल पिनिशे का केस अगर सामने रखें या उन लोगों को सामने रखें जो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, तो अमेरिका के हवाले बाबर अहमद या आबद नसीर हवाले किए गए हैं। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि उन लोगों को जो वाइट कॉलर में आते हैं उनको पाकिस्तान या ऐसे मुल्कों के हवाले कर दिया जाए जब में नहीं है, जब आपका आपस में मुआदा नहीं है। आपका म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस हो सकती है, लेकिन हवालगी कबल अज़ वक्त है। एसेट्स को कॉन्फिस्केट करवाना या उसके ऊपर चाराजोई करना, उसके लिए पाकिस्तान को
दो तीन जराए से बरतानिया से रुजू करना पड़ेगा। तो अपनी जो जजमेंट्स हैं उनको रेटिफिकेशन के लिए बरतानवी कोर्ट में यहाँ लाना पड़ेगा या हुकूमत वक्त से बात करनी पड़ेगी। दो, उन एसेट्स के रिकवरी के लिए दावा दायर करना पड़ेगा। और यहाँ की अदालतें जो हैं वो ऑब्जर्वेशन पे नहीं चलती, एविडेंस पे चलती हैं। एविडेंस नैब को प्रूव करना पड़ेगा कि इस एसेट्स को बनाने में कोई क्राइम इन्वॉल्व था, मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व थी, या पब्लिक वेल्थ में कोई खयानत का आंसर था, या कोई सीरियस क्राइम था। तीसरा, उनको कॉमनवेल्थ का जो ओल्ड लॉ है वो अप्लाई करना पड़ेगा कि जी आप हमारी कॉमनवेल्थ की जुरिस्डिक्शन की जजमेंट गोया के बहुत ही मुश्किल अमल है। हारून अख्तर साहब, आप बताइए, आपके ज़माने में, इससे पहले पाकिस्तान में मुसलसल ये एफर्ट होती रही, एट बेस्ट हमारे पास क्या सोल्यूशन मौजूद है जो कि आप इस हुकूमत को भी मशवरा देना चाहेंगे अपने 5 साल तजुर्बे की बुनियाद पर? क्या किया जा सकता है जो पाकिस्तानियों के एसेट्स बाहर मौजूद हैं? एमनेस्टी स्कीम आपने जारी की, मुल्क के अंदर तो उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया, मगर जो बाहर से रिस्पांस जो था वो ल्यूक वार्म सामने आया। तो एट बेस्ट हमारे पास क्या सोल्यूशन है कि ये असासे पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो सके? इसके लिए दुनिया ने हमेशा एमनेस्टी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं, हमने भी की है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी कामयाब स्कीम नहीं हुई। $25 बिलियन डॉक्यूमेंट हुए हैं बोथ ऑफशोर एंड ऑनशोर। इनमें $10 बिलियन ऑफशोर हैं, $15 बिलियन ऑनशोर हैं। अब मसला मैं आपको बताऊं जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने इतनी इस पर सिक्योरिटी दी, कॉन्फिडेंशियलिटी दी, नॉन एडमिसिबिलिटी इन कोर्ट दी, सारा कुछ किया, मगर लोगों ने डिक्लेयर करके पैसे दे दिए, टैक्स दे दिया, मगर वो पैसे लेके नहीं आए। वो सिर्फ $50 बिलियन लेके आए हैं, क्योंकि लोगों को अभी भी डर है, अभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि इनका पैसा अगर आएगा तो वो सिक्योर होगा। इसको नैब ना फ्रीज कर ले, इसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फ्रीज ना कर ले, इसको FBI ना फ्रीज कर ले, इसको FIA ना फ्रीज कर ले। ये जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये पैसा पूरी तरह पाकिस्तान नहीं आएगा। आई थिंक कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए, इस एक और एमनेस्टी स्कीम का सोचना चाहिए, और एक मौका और विद फुल प्रोटेक्शन। इकरामुल हक साहब, आप बताइए ना, आप बताइए कि ये हमारे हैं, कोई कहता है $200 बिलियन है, कोई कहता है $300 बिलियन है, पूरे मुल्क में मिला के 300-350 बिलियन डॉलर के पाकिस्तानियों के एसेट्स बाहर बात होती है। इसका बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है, किस तरीके से? ये तो अभी आप सब ने बताया कि ये कोई हल नहीं है कि जी के हम लूटी हुई दौलत वापस ले आएंगे, ये तो एक सियासी नारा है, लेकिन इसका बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है? जी, अब आपने जिस चीज़ का जिक्र किया कामरान खान साहब, शायद वो दौलत है जिसको लोगों की ज़ाती दौलत कह सकते हैं, जिस पे उन्होंने पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया या डिक्लेयर नहीं की। अब वो लाजम नहीं है कि वो ऐसी दौलत थी जिस पे वाकई टैक्स देना लाजम भी था, मगर पिछली हुकूमतों ने प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के तहत लोगों को ये सहूलत दे रखी थी कि वो जितना चाहे पैसा पाकिस्तान ले जाएँ, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब एक तरफ तो आप इतनी बड़ी सहूलत दिए रखे थे, अब आप वो माजी में जाकर सहूलत कैसे वापस लेना चाहते हैं? आपको याद होगा कि यहाँ तो मिनिस्टरों के भी $70 मिलियन बाहर से आए थे, नैब ने केस बना दिया था, फिर बाद में क्या हुआ, नैब ने खुद छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा जी प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के तहत तो आप हमसे सवाल ही नहीं कर सकते हैं। अब आइए दूसरी तरफ, आप जितना मर्जी कह लीजिए कि यूएई में इतनी प्रॉपर्टी है, लंदन में इतनी प्रॉपर्टी है, मगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये वाकई ही अनटैक्स पैसा था। हो सकता है कि वो लोगों ने वहां बाहर कमाकर बनाया हो। अभी तक सिर्फ हम हवा में तीर चला रहे हैं। स्विट्जरलैंड, जिससे हमने 2014 में मुआहदा जो था ख़त्म किया, हालांकि रीनिगोशिएशन इंफॉर्मेशन के लिए होगी थी, 2016 में दोबारा किया, 17 तक उसकी रेक्टिफिकेशन क्या होनी थी, आज 18 तक भी उसकी रेक्टिफिकेशन नहीं हुई। हाँ, मल्टीलैटरल ट्रीटी से हमें इंफॉर्मेशन आएगी, कुछ हमें यूके से आ चुकी है, मगर सवाल ये है कि जब आपकी अपनी अथॉरिटीज़ ऑर्डर पास करने की पोजीशन में ना हो, आपका FBI बता ही ना सके कि वाकई ये टैक्स, और अगर मैं ये प्ली ले लूँ कि हाँ जी मैं तो प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के तहत महफूज था, तो अदालत क्या करेगी? अभी ये सारा चाहे अदालती कार्रवाई के सिलसिले में हो या रोज़ के ये न्यूज़पेपर्स में हो या हमारे TV डिस्कोर्स में हो, इतना मामले को कन्फ्यूज़ कर दिया गया है। और मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि मेरे नज़र से बेशुमार ऐसे केसेस गुजरे
हैं जहां आपके पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ने प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट को यूज करके उसका फायदा नैब से भी लिया है। जब पब्लिक ऑफिस होल्डर को आप सजा नहीं दे सकते और प्रोटेक्शन इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट में वो जा सकता है, तो आम लोगों को आप कैसे सजा देंगे? वो तो कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब इकरामुल हक। हारून अख्तर खान, बैरिस्टर अमजद मलिक हमारे साथ लंदन से मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।